किया, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े चूहे हैं जो बिल्कुल बिल्ली जैसे दिखते हैं। वो मर गए हैं। हो सकता है कि वो चूहे जिंदा भी हों। फना की बात सुनकर सभी मौजूद लड़कियां डर जाती हैं। वह पीछे खिसकने लगती है क्योंकि उन्हें छिपकली, कॉकरोच, चूहा, बिल्ली सबसे डर लगता था। वह चीखने लगती है। तभी मैनेजर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बोला, जस्ट स्टॉप इट। अगर किसी ने एक और आवाज निकाली तो मैं सबका बोनस कट कर दूंगा। मैनेजर ने जैसे ही बोनस कट करने की बात कही, वहां पर मौजूद सभी ने अपने मुंह पर जीप लगा ली, इंक्लूडिंग फना। फना अपनी टिमटिमाती हुई आंखों के साथ मैनेजर को देखती है। मैनेजर उसे डांटते हुए बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर यहाँ पर चूहा है तो हम उसे भगा देंगे। मैं क्लीनिंग वालों को कॉल करता हूँ, लेकिन यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। डोंट मूव एनीवन। मैनेजर की वार्निंग को सुनकर वहां पर सभी स्टैचू बन जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें डर से इधर-उधर देख रही थीं कि कोई कॉकरोच या छिपकली उनके पैरों के नीचे ना आ जाए। तभी एक एम्प्लॉय ने फना की तरफ देखा और उसके करीब आते हुए उसके कान में बोली, फना, तुम्हारे पैर पर एक छिपकली है। ये सुनते ही फना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने सर नीचे कर देखा तो उसके पैरों पर एक छिपकली चढ़ रही थी जो बहुत बड़ी थी। फना जोर से चीखी और इधर-उधर भागने लगी। उसकी चीख सुनकर कमरे में मौजूद सभी इधर-उधर भाग रहे थे। कोई कोई तो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहा था। वही मैनेजर ने जब फना की चीख सुनी तो उसके हाथ से भी फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वह जल्दी से घूमा और उसने फना को देखा जो इधर-उधर भागते हुए रो रही थी। मैनेजर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा लिया और बोला, स्टॉप्ड। लेकिन फना नहीं रुक रही थी, तो मैनेजर ने उसके होठों पर अपने होंठ लगा दिए, जिससे फना शांत हो गई और उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई, मानो जैसे उसे झटका लगा हो। मैनेजर ने तुरंत अपना फेस दूर किया और फना भी जल्दी से पीछे हट गई। उसने सर नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन एक छिपकली मेरे पैर पर चढ़ी हुई थी और वह मुझे काट रही थी। मैनेजर ऑन कवर्ड हो गया था क्योंकि अभी फना और उसके बीच में लिटिल किस हुआ था। लेकिन फिर भी मैनेजर ने अपनी प्रोफेशनल टोन में कहा, तो तुम्हें इतनी जोर से चीखने की क्या जरूरत थी? फिर मैनेजर जोर से चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप्ड। जो जहां पर है वहीं पर खड़ा हो जाए। एक छिपकली है जिससे तुम लड़कियां इतना डर रही हो। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों को क्या हो गया है? बेल लाइक का बिहेविंग ए मैन। मैनेजर के चिल्लाने पर सभी शांत हो जाते हैं। लड़के भी एक लाइन में खड़े हो गए। उन्हें खुद पर शर्म आ गई कि वह लड़की नहीं है, फिर भी वह लड़कियों जैसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। लड़कियां इतना जोर से चिल्लाई थीं कि वह लोग भी डर गए थे। वही फना मैनेजर के सामने खड़ी थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। आज तो उसे मैनेजर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैनेजर ने गुस्से से सबको देखते हुए कहा, सब यहाँ से अभी निकलो, तुम सब के पास सिर्फ 2 मिनट है। जैसे सब मैनेजर के इस आर्डर का वेट कर रहे हो, किसी ने भी वक्त जायर नहीं किया और वह लोग जल्दी से रूम से बाहर चले गए। फना भी जैसे ही बाहर जाने लगी, मैनेजर ने अपने हाथों को लॉक किया और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट यू मूव, तुम कहीं नहीं जा रही। ये सुनकर तो फना डर जाती है और उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाते हुए अपने दांत दिखाकर हकलाते हुए पूछा, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती सर? देखिए प्लीज, ऐसा मत करिए। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मुझे एलर्जी भी हो गई है। मुझे बार बार छींक आ रही है। ऐसा बोलते हुए फना जानबूझकर छींकने का नाटक करने लगती है। लेकिन मैनेजर कोई बेवकूफ नहीं था। वह फना की चाल और उसके स्मार्टनेस को समझ गया था। उसने फना को पीछे खींचते हुए कहा, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब यह पूरा कमरा तुम मेरे साथ मिलकर क्लीन करोगी। ये सुनते ही फना नाटक करते हुए रोने लगी और बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। आपको मुझे पनिशमेंट देनी है तो मुझे खाने की कोई पनिशमेंट दे दीजिए। यह सुनकर मैनेजर के होठों पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तुरंत ही वह स्माइल गायब हो जाती है। सच में वह छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। सर, वह छिपकली दोबारा आकर मुझे काटने लगेगी। क्यों? वह छिपकली तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? मैनेजर ने रूडली फना से पूछा। फना ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, सर, वह छिपकली जहरीली भी हो सकती है।
आपको पता है छिपकली के मुंह में जहर होता है। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए सर, वरना मैं नहीं बचूंगी। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं नन्ही सी जान क्या करूं? फना की नौटंकी देखते हुए मैनेजर के होठों के कोने बार बार मुड़ रहे थे कि यह लड़की कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। मैनेजर ने फना को घूरते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आधी सैलरी कट कर दूं? यह सुनकर फना गहरी सांस छोड़कर चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन उसका मुंह अभी भी रोने जैसा बना हुआ था, जिसे देखकर मैनेजर ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए उसे डांटा और बोला, चुपचाप काम करो। वही बाहर पूरा स्टाफ गहरी सांस लेते हुए यही सोच रहा था कि आज तो वो लोग बच गए। उनकी बॉडी से स्मेल आने लगी थी। वह कमरा इतना ज्यादा गंदा था, पर मैनेजर और फना बाहर क्यों नहीं है? तभी एक लेडी स्टाफ ने कहा, मुझे लगता है कि मैनेजर ने फना को पनिशमेंट दी है रूम क्लीनिंग करने की, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वहां पर इतना हंगामा हो गया था। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया था कि मैनेजर और फना के बीच में किस हुआ? यह सुनकर वहां सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। वह नीति को अविश्वास से देखते हैं। नीति वहां पर काम करने वाली एक सीनियर वेटर थी, जिसको होटल में काम करते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए थे। सभी ने नीति को देखते हुए हंसकर कहा, मैनेजर और उस बेवकूफ सी लड़की को किस करेंगे? क्या उनका स्टैंडर्ड इतना लो है? नहीं तो तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम देखते हो ना कि मैनेजर उसे कितना डांटते हैं। उसकी वजह से आज हम बाल बाल बच गए। नीति, यू नो व्हाट, तुम्हें फना से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? तुम ही थी ना जो उसे एक्स्ट्रा काम देती थी और जिस वजह से मैनेजर ने पूरा रूल चेंज कर दिया था। नीति ने पॉइंट आउट करते हुए कहा, नोटिस क्यों नहीं करते कि मैनेजर कहीं ना कहीं फंडामेंटल इंटरेस्टेड है? वह दोनों एक कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं? किसी ने सोचा। मैनेजर ने जानबूझकर हमको बाहर निकाल दिया ताकि वह दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। मुझे तो लगता है कि मैनेजर और फना का सेक्रेट अफेयर चल रहा है, और तुम देखना कि एक दिन यह बात जरूर बाहर आएगी कि फना प्रेग्नेंट है विद द मैनेजर बेबी। नीति की बात सुनकर वहां सभी हंसने लगते हैं। उन्होंने नीति को देखते हुए कहा, नीति, तुमसे जलन की बदबू आ रही है। वह छोटी बच्ची है, सिर्फ 18-19 साल की लड़की, और मुझे लगता है कि वह बेचारी किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पर काम कर रही है। बस इसीलिए मैनेजर उसके साथ थोड़े अच्छे बिहेव करते हैं। और मुझे कुछ नहीं लगता है, इसमें गलती सारी तुम्हारी है। तुम्हें एक 18 साल की बच्ची पर सारा का सारा काम अपना डाल दोगी तो मैनेजर यह देखकर तो रूल चेंज करेगा ही ना। अब वह तुमको फ्री में तो सैलरी देगा नहीं। आयशा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं है उस फना से, नीति ने चिढ़ते हुए कहा। आयशा ने नीति को तिरछा मुस्कुराकर देखते हुए कहा, यहाँ पर मौजूद हम सब जानते हैं कि तुम्हें कितना ईगो है और मैनेजर फना को प्यार से ट्रीट करता है। वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। स्टार्टिंग में तुम हमें भी बुली करती थी। आयशा ने नीति को ताना मारते हुए कहा, अब तुम इस 18 साल की लड़की के पीछे पड़ी हो। शेम ऑन यू, नीति। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हो। ओह रियली, जस्ट स्मेल योर जेलसली। नीति अपने दांत पीसते हुए आयशा को देखते हुए पैर पटक कर वहां से चली गई। नीति के जाने के बाद वहां पर सभी हंसने लगते हैं। सबको नीति का नेचर पता था कि वह जेल्स लड़की है। वह किसी को भी खुश नहीं देख पाती। उसके नेचर में ही ऐसा है। वह दूसरों को हर्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। वहां पर बहुत से ऐसे स्टाफ थे जो उसका शिकार बने थे। इधर मैनेजर के कहने पर फना उसकी मदद तो कर रही थी, लेकिन फना को बहुत डर लग रहा था। बीच बीच में वह कभी डर से चिल्ला देती तो मैनेजर उसे जोर से डांट देता। फना चुपचाप अपना काम करते हुए मैनेजर को मन ही मन कोश रही थी कि यह तो सर से भी ज्यादा बुरे हैं। कम से कम वह मेरी केयर तो करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, और ये आदमी कितना रूड है। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो फिर मैं कब का इसे लात मार कर चली जाती। फना को बड़बड़ाते हुए मैनेजर ने सुन लिया था और उसने गुस्से से कहा, किसको लात मारकर तुम चली जाती? ये सुनकर फना फ्रीज हो जाती है।
वह अपने दांत दिखाते हुए बोली, किसी को नहीं सर, आपने गलत सुन लिया। आपके कान ज्यादा तेज चल रहे हैं, आपके हाथ की बजाय। मैनेजर ने फना को देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, चूहे जैसे दिखती हो। सर, मैं चूहे जैसे दिखती हूँ। आपकी आंखें खराब हो गई हैं। मुझे लगता है कि आप बूढ़े हो गए। आपको आई टेस्ट की जरूरत है। फना यह इतना तेज बोलती है कि मैनेजर एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह समझ गया था कि फना अब चिढ़ गई है, इसलिए वह उसे दोबारा कुछ नहीं बोलता। फना अपने काम पर फोकस करने लगती है। तभी अचानक से किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, जिससे मैनेजर और फना दोनों को ही पता नहीं चला, क्योंकि वह दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे। उन दोनों ने कॉर्नर पकड़ा हुआ था। मैनेजर फना को अपने पास बुलाकर उससे हेल्प मांगता है कि वह इस अलमारी को साइड करने में उसकी मदद करे। फना अपना छोटा सा शरीर लेकर मैनेजर की हेल्प करने आती है। वह चाहकर भी नहीं हिला पाती, तो मैनेजर उसे देखते हुए गहरी सांस छोड़कर बोला, तुम रहने दो और जाओ, बाहर से हेल्प लेकर आओ। ये कोई आदमी ही कर सकता है, तुम जैसी छोटी पीदी लड़की नहीं कर सकती। सर, आपने पीदी किसे कहा? मैं 5 फुट 1 इंच की हूँ। ऐसा बोलते हुए वह मैनेजर के बराबर में आकर खड़ी हो जाती है और बोली, सर, मैं आपसे सिर्फ थोड़ी सी छोटी हूँ, आप खुद इतने छोटे हैं। तुमने मुझे छोटा कहा, मैनेजर ने फना को घूरते हुए कहा। इस पर फना ने अपने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, सर, सच बोल रही हूं मैं। मेरे बॉस आपसे बहुत लंबे हैं। वह 6 फुट 3 इंच के। मैं उनकी सिर्फ कमर से थोड़ा सा ऊपर आती हूँ। तुम्हारा बॉस कौन है? मैनेजर ने फना से झुंझलाकर पूछा। फना ने हंसते हुए कहा, वह सर बहुत ज्यादा डांटते हैं मुझे, बहुत गुस्सैल है। मैं उनके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन सर, सच में आप छोटे हैं हाइट में। फना के ऐसे कहने पर मैनेजर की बोहें सिकुड़ जाती है अपनी हाइट को लेकर। वह गुस्से में पैर पटकते हुए बोला, तुम जाती हो यहां से कि नहीं? कितनी बातें करती हो तुम? मैनेजर की डांट सुनकर फना वहां से चली जाती है। जैसे ही वह दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश करती है, वह नहीं होता। फना जोर से चिल्लाते हुए बोली, सर, अनलॉक नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि गेट पुराना होने की वजह से जाम हो गया है। प्लीज, आप कुछ करिए। फना पैनिक करने लगती है। मैनेजर ने भी दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा, जानबूझकर बंद कर दिया। मैनेजर अपना फोन निकालता है और फिर किसी को कॉल करता है, लेकिन मैनेजर का फोन डेड हो गया था, जिससे मैनेजर बहुत तेज गुस्से में आ जाता है और वह फना से उसका फोन मांगता है। फना उसे बोलती है कि उसके पास नहीं है। मैनेजर ने दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टच से मत नहीं हो रहा था, जिससे मैनेजर को समझ आ गया था कि किसी ने बाहर से उसे जानबूझकर बंद कर दिया है। मैनेजर अपना फोन निकलता है और किसी को कॉल करता है, लेकिन मैनेजर का फोन डेड हो गया था, जिससे मैनेजर बहुत तेज गुस्से में आ जाता है। वह फना से उसका फोन मांगता है, तो फना घबराते हुए बोली, सर, मेरा फोन तो मेरे पर्स में है और पर्स तो मैंने बाहर ही रख दिया था। मैनेजर बहुत जोर से डांटता है फना को, जिससे फना के आंसू निकल आते हैं और वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। फना और मैनेजर स्टोर रूम के अंदर फंस गए थे सफाई करते हुए। इसी पर मैनेजर ने गुस्से में फना को डांट दिया था, तो फना दहाड़े मार मार कर रो रही थी, जिसे देखकर मैनेजर ने फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप क्राइम, यू आर नॉट ए चाइल्ड, बड़ी हो चुकी हो तुम। फना ने अपनी आंसू भरी आंखों से मैनेजर को देखते हुए कहा, लेकिन आपके सामने तो मैं बच्ची हूँ सर। मैं सिर्फ अभी 18 साल की हूँ और आप 32 साल के हैं। यह सुनकर मैनेजर का खून खौल जाता है, क्योंकि साफ साफ फना उसे अंकल का दर्जा दे रही थी। मैनेजर को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वह गुस्से में फना को घूरते हुए बोला, तुम्हें अपना बोनस कट नहीं करवाना तो अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन सर, आप सच में 12 साल के हैं। मैं आपसे कितनी छोटी हूँ? तो मैं आपके सामने बच्ची ही हुई ना? फना फिर भी नहीं रुकती और वह आगे बोलती है। मैनेजर ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन? क्या मैं बुढ़ा हो चुका हूँ? अब तुम मुझे अंकल बोलोगी? फना ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नो सर,
आप मेरे बॉस हैं, तो मैं आपको बॉस के दर्जे से ही देखती हूँ। लेकिन आप मुझे डांटते हुए यह बोल रहे हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं आपसे कहीं ज्यादा छोटी हूँ। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। अगर 2 मिनट में तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया, तो मैं इसे अपने तरीके से बंद करूंगा। मैनेजर की धमकी सुनकर फना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और फिर वह दूसरी तरफ मुंह कर कर जीभ बाहर निकलते हुए हंसने लगती है, क्योंकि उसने मैनेजर की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसे यह तो पता चल गया कि एज के लिए सिर्फ लड़कियां ही नहीं चिढ़ती, लड़के भी भड़कते हैं। वह भी अपनी एज को हाइड करके रखना पसंद करते हैं। इधर मैनेजर खुद को टच करते हुए फील करता है कि उसकी स्किन हार्ड हो गई है और वाकई में वह 32 साल का हो गया है। मैनेजर को यह बात हिट कर गई थी। फना ने जो उससे कही थी कि आप मुझसे बड़े हैं, न जाने क्यों, लेकिन मैनेजर परेशान हो गया था। उसे इतना इफेक्ट क्यों कर रही है ये चीज? अगर वह बड़ा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर मसला तो यह था कि वह फना से बहुत ज्यादा बड़ा है। फना सिर्फ 18-19 साल की थी और वह 32 साल का था। मैनेजर को यह एज डिफरेंस न जाने क्यों, पर बहुत ज्यादा ही लग रहा था। फना सही बोल रही थी, वह उसके अंकल जैसा है। वही मैनेजर और फना चुपचाप खड़े हुए थे और उनके बीच में अब बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी और पानी नहीं था वहां पर। ऊपर से उसे एलर्जी हो गई थी और बार बार छींक आ रही थी। इतना डस्ट था वहां पर। फना की हालात जैसे जैसे खराब होती जा रही थी। मैनेजर ने बहुत ट्राई किया दरवाजा खोलने का, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा था। मैनेजर भी अब गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वह वहीं पर बैठ गया। उसने फना से कहा, तुम फिक्र मत करो, कोई न कोई आ जाएगा। अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन फना के लिए 1 घंटा 1 साल जैसा हो गया था। न जाने क्यों वह विक्रम को याद करने लगी। अगर अभी यहाँ पर सर होते तो उसे यहाँ से निकालकर लेकर चले जाते, क्योंकि जब भी वह ऐसी प्रॉब्लम में फंसी है, विक्रम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। इधर विक्रम अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ रहा था। तभी उसके पास विक्रांत आया, उसका फोन लेकर। विक्रांत ने जैसे ही अपना फोन लिया, उसने अपना फोन अनलॉक किया विक्रांत के सामने और विक्रांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह शोक था और अपने बॉस को अनबिलीवेबल आईज से देख रहा था। विक्रम के फोन को उसने एक झलक देखा। वह श्योर था कि यह उसी लड़की की फोटो है जो बॉस ने अपने वॉलपेपर पर लगा रखी है। क्या वह जो देख रहा है वह सच है, या फिर उसकी इमेजिनेशन है, या उसे इल्यूजन हुआ था? विक्रांत ने दोबारा से विक्रम के फोन को देखना चाहा, लेकिन विक्रम ने अपना फोन तब तक साइड कर लिया था। वह किसी से ही फोन पर बात कर रहा था। इधर विक्रांत की आंखों का रंग बदल गया। इसका मतलब कि वह सही सोच रहा है। उसका बॉस उस लड़की की तरफ झुक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर यह लड़की हमारे लिए, हमारे धंधे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कांटा बन जाए, क्योंकि विक्रम उनका बॉस था। अगर वही भटक गया अपनी राह से, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा इल्लीगल धंधा वो लोग कितने वक्त से चला रहे हैं? विक्रम ने 9 साल की उम्र से यह सब कुछ शुरू कर दिया था और आज बिजनेस मुकाम में वह था। उसके लिए उसने कितने लोगों का खून बहाया है, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, और यह सब कुछ अगर बर्बाद हुआ तो एक लड़की की वजह से। विक्रम को बर्बाद सिर्फ खुद विक्रम कर सकता है, कोई लड़की नहीं। आखिर बॉस ने क्या सोचकर इस लड़की की फोटो अपने होम पेज पर लगा रखी है? इधर फना प्यास की वजह से अब तड़पने लगी थी। उसने मैनेजर को देखते हुए कहा, सर, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। प्लीज कुछ करिए, इस गेट को खोलिए। हम कब तक वेट करते रहेंगे? तुम देख रही हो ना कि मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई गेट खोल नहीं रहा है। मेरा फोन डेड हो चुका है और तुम अपना फोन बाहर छोड़कर आई हो। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वह है वेट करने का, जब तक कोई आकर हेल्प नहीं करता हमारी। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गुस्से में बोली, मैं जानती हूँ, ये सब कुछ जानबूझकर नीति जी ने किया होगा, ताकि वह मुझे तकलीफ पहुंचा सके। ये तुम क्या बोल रही हो फना? कुछ सोच समझकर बोलो। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे स्टाफ पर शक करोगी। सर, मैं सच बोल रही हूं।
आप नहीं जानते हैं, लेकिन मिस नीति जी मुझे बहुत परेशान करती है। आपने भी देखा ही होगा। वह तुम्हारी सीनियर है। अगर वह तुम्हें कुछ कह रही है, तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है। उसकी बात मानोगी, तो तुम अच्छे से काम कर सकोगी। फना ने दांत पीसते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और बोली, सर, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारा बॉस और तुम्हारा सीनियर हूँ, इस होटल का। तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं, जो तुम ऐसे बात कर रही हो। फना ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर। उसके बाद फना चुपचाप शांत हो जाती है और एक कोने में बैठकर सोचने लग जाती है कि वह यहाँ से कैसे बाहर जाए। 3 घंटे हो गए थे और फना को अब नींद आ गई। मैनेजर भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि जिस तरीके से फना ने बात की थी, मैनेजर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। डिसरिस्पेक्टफुल वॉइस थी फना की। फना चुपचाप आंखें बंद करके सो रही थी। तभी कोई उसके पास आया और उसने फना को अपनी बाहों में उठा लिया। फना भी चुपचाप उसकी बाहों में सिमट गई और धीरे से नींद में बुदबुदाते हुए बोली, सर, आप आ गए। मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। मैं आपका ही वेट कर रही थी सर। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं सब। वह शख्स फना को लेकर स्टोर रूम से बाहर निकाला और फिर उसे लेकर एक नॉर्मल कमरे में गया। उसने फना को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर पानी के कुछ छींटे मारे। फना हड़बड़ाकर होश में आ गई और धीरे से उठकर बैठ गई। उसने इतने सारे लोगों को अपने आसपास देखा तो एकदम से उसकी चीख निकल गई। वह खुद में सिमट गई। वहां पर सारा स्टाफ खड़ा था और मैनेजर बेड पर बैठा था, जिसके हाथ में पानी था। उसी से उसने फना को होश में लेकर आया था। फना ने होश में आते ही जैसा रिएक्शन दिया, उसे देखकर सब एक बार फिर से हंसने लगे। फना की हरकतें देखकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि यह छोटी बच्ची ही थी। वही मैनेजर ने फना से कहा, तुम बेहोश हो गई थी। यह सुनकर फना का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह तो सो रही थी। मैनेजर ने फना से कहा, आर यू ओके? फना ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो मैनेजर ने उसे एक गिलास पानी दिया, जिसे एक बार में ही फना ने फिनिश कर दिया। मैनेजर से उसे और पानी दिया था और यह देखकर सभी हैरान हो गए थे कि इतना सारा पानी इस लड़की के पेट में जा कहाँ रहा है। वही नीति, जो फना की इतनी सेवा होते हुए देखी, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे गुस्सा आता है कि वह उसकी सीनियर है। उसके बावजूद भी कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता और यह जूनियर लड़की, जो अभी ही हाल ही में ज्वाइन किया है, उसके ऊपर कितना प्यार लुटा रहे हैं सब और मैनेजर। वह तो जैसे इस पर फिदा हो गया है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। फना अपना काम करने में बिजी थी। वह रोज की तरह कॉफी पी रही थी, अपने हिस्से की टेबल पर बैठ गई और आज उसे मैनेजर ज्वाइन करने आ गया। फना ने मैनेजर को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने स्टोर रूम में जो आपसे कहा, मुझे आपकी एज को लेकर कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उस वक्त बस मैं गुस्से में थी और न जाने मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया। मुझे एक बच्ची समझकर माफ कर दीजिए सर। मैनेजर ने फना को देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, ओके, आई नो, तुम बस थोड़ा परेशान हो गई। वहां पर मैनेजर और फना को बातें करते हुए देखकर नीति उन दोनों का वीडियो बना लेती है। फना वहां से चली गई। आज उसे बाहर जाना था, क्योंकि उसने विक्रम से प्रॉमिस किया था कि वह बाहर आएगी। फना जब थोड़ी देर में बार पहुंची, तो आज उस मैनेजर से अपनी सैलरी से रिलेटेड बात करना था। उसे मैनेजर मिल भी गया। उसने बार की मैनेजर को देखते हुए उसे गुड इवनिंग विश किया और उसके बाद बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। मैनेजर, जो पैसे गिन रहा था, उसने कहा, बोलो, क्या काम है तुम्हें? सर, मेरी सैलरी आपने अभी तक नहीं दी है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैनेजर ने फना को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहा, तुमने काम ही कितना किया है जो तुम सैलरी लेना चाहती हो? यह सुनकर फना ने गुस्से से कहा, सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं रेगुलर आई थी और रेगुलर मैंने लोगों को ड्रिंक सर्व की है। जिस काम के लिए मुझे रखा गया था, वह काम मैं रोज कर रही थी। हाउ कैन यू से कि मैं कुछ नहीं करती हूँ? मैनेजर ने गुस्से से कहा, ए लड़की, मुझ पर चिल्लाओ मत।
तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है ना, इसे बंद करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जिनके सहारे तुम उड़ रही हो, जिस दिन उसका मन तुमसे भर जाएगा ना, वह तुम्हें यहीं पर बेच कर जाएगा और तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाएगा, और उसके बाद हर मर्द तुम्हारे जिस्म से खेलेगा। आज सिर्फ तुम उसका बिस्तर गर्म करती हो और खुद को कहीं की महारानी समझ रही हो। यह सुनकर फना को बहुत तेज गुस्सा आता है और मैनेजर से बोली, तुम यह बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे की लाइफ कैसी होगी। जब मैं उसके बारे में नहीं सोचती, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो काम किया है, उसका पैसा दीजिए, और जितनी बात हुई थी, उतना ही चाहिए मुझे। वरना आप जानते हैं कि किसका हाथ है मेरे ऊपर। हो सकता है कि आप मुझे हल्का सा रुलाए और मेरे आंसू किसी को बर्दाश्त नहीं हुए, तो आपकी गर्दन भी अलग हो सकती है आपके शरीर से। तुम्हारे तो तेवर बदल गए हैं, चाल और ढंग भी बदल चुकी है। तुम्हारा जो मुंह खुलता नहीं था, उसमें इतनी लंबी जुबान आ चुकी है। मैनेजर ने भड़कते हुए कहा। फना ने हंसते हुए कहा, सर, आप जैसों से डील करना मैं सीख चुकी हूँ। आप मुझे ना ही सिखाए कि लोगों का एडवांटेज कैसे लिया जाता है, क्योंकि आपसे सही सीखा है मैंने, क्योंकि आप भी तो यहाँ पर लड़कियों की तस्करी करते हैं, उनका यूज कर अपने क्लाइंट्स को खुश करते हैं और बदले में आप उन्हें टॉर्चर भी करते हैं। ये सुनकर मैनेजर हैरान हो गया कि फना को इस बारे में कैसे पता। कहीं मिस्टर विक्रम ने तो नहीं उसे बताया। वह फना पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह गुस्से में बोला, ए लड़की, अपनी जुबान को बंद कर लो, वरना मैं इसे कटवा दूंगा। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हो मैनेजर। तुम जानते हो ना कि किसी को नहीं पसंद कि कोई मुझे छुए। तुम्हारे एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट की गर्दन तोड़ दी गई थी और उसका हाथ काट दिया गया था, इसलिए क्योंकि उसने मुझे टच किया था। यह सुनकर मैनेजर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे याद आ जाता है कि विक्रम ने रावण को कितनी बुरे तरीके से मारा था। रावण के आगे के 2 दांत भी टूट गए थे, और उसके बाद विक्रम ने उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया। उसे रात भर टॉर्चर किया था, उसे करंट भी लगाए थे, और यह सब कुछ मैनेजर ने अपनी आंखों से देखा था। मैनेजर ने फना को पैसे देते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा उड़ो मत और जाकर अपना काम करो। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट गेस्ट है, रूम नंबर 7 में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जाकर उनको ड्रिंक सर्व करो। अगर वह तुम्हें कुछ और करने के लिए बोलते हैं, तो तुम्हें वह भी करना होगा। उसके बाद ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। फना ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके मैनेजर। उसके बाद अगर तुमने कोई बहाना बताया, तो मैं मिस्टर विक्रम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैनेजर डर जाता है और फना वहां से अपने बाल झड़कते हुए जाने लगी। वह बहुत गुस्से में थी। फना के वहां से जाते ही मैनेजर ने किसी को कॉल किया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मछली जाल में फंस चुकी है, अब शिकार करना तुम्हारे हाथ में है। फना बार पहुंची थी, तो उसने मैनेजर से अपनी सैलरी की बात की। मैनेजर ने उसे कहा कि वह एक स्पेशल गेस्ट को अटेंड करेगी और उसे ड्रिंक सर्व करेगी। उसके बाद ही वह उसे पेमेंट देगा। इस पर फना फर्स्ट स्टेट हो जाती है, लेकिन वह मैनेजर की यह बात भी मान लेती है, क्योंकि वह बहस के मूड में नहीं थी। शायद उसने आज ज्यादा ही कुछ बोल दिया था गुस्से में। उसे मैनेजर के इल्लीगल धंधों के बारे में पता चल गया था। फना मैनेजर के बताए गए रूम नंबर पर पहुंच गई। जब वह कमरे के अंदर गई, सबसे पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी आ जाएगी, क्योंकि अंदर से इतनी ज्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। फिर भी फना अब हिम्मत करते हुए अंदर गई। उसने वहां पर 6 आदमियों को देखा जो ड्रिंक कर रहे थे, और उनके साथ कुछ लड़कियां भी थीं, जिनके साथ वह छेड़छाड़ कर रहे थे। यह देखकर फना का दिल किया कि वह अपने कदम पीछे ले और यहाँ से चली जाए। लेकिन फिर उसे मैनेजर की बात आ जाती है कि तुम्हें सिर्फ ड्रिंक सर्व करनी है। इसलिए वह आगे बढ़ती है, तो वहां पर मौजूद 6 लोग जो हट्टे कट्टे लंबे थे और उनकी शक्ल ज्यादा खास नहीं थी। उन्होंने काफी सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह यहाँ पर क्या करने आए हैं। लेकिन फना को वह काम नहीं करना था, क्योंकि वह यहाँ पर क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देने के लिए नहीं थी। वह एक क्लाइंट के साथ चंपा को देखती है।
चंपा उस क्लाइंट के होठों को चूम रही थी और उसके शर्ट के बटन खोलकर उसकी पेंट की जिप के अंदर हाथ डालकर रब कर रही थी। यह देखकर फना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फना वहां पर सभी के गिलास में ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी एक आदमी ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी लैप पर बिठा लिया। उस आदमी ने जैसे ही फना की कमर पकड़ी, फना बहुत ज्यादा डर जाती है और वह डर से कांपने लगती है। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की तो उस आदमी ने फना के बालों को स्मेल करते हुए अजीब तरीके से कहा, तुम कहाँ थी कली? तुम्हारे जैसा हुस्न तो हमने कहीं नहीं देखा। लगता है अभी तक तुम्हें किसी ने कली से फूल नहीं बनाया है। ऐसा बोलते हुए वह आदमी फना के कान पर फूंक मारता है तो फना डर जाती है। वह जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक सर्व करना है। इस पर उस आदमी ने फना के मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके हाथ को अपने पास खींचा और उसे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, तो यहाँ पर हम तुम्हें खा थोड़ी रहे हैं। फना जैसे ही उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाती है, वह इंसान दोबारा से उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है और जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बैठाकर प्रेस करने लगा और बोला, देखो, तुम्हें देखते ही खड़ा हो गया है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा इसे खुश करने के लिए। तुम जितने पैसे मांगूंगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें भी मजा आएगा। उस आदमी के मुंह से इतनी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी कि फना ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी गोद से उठते हुए बोली, सर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना होगा। आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। यह सुनकर उस आदमी ने गुस्से से फना के बाल पकड़ लिए और उसे सोफे पर धक्का देते हुए बोला, तू यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा नखरे नहीं दिखा रही। हमें खुश रखने के लिए तुझे यहाँ पर रख रखा गया है। कब से तेरे नखरे बर्दाश्त कर रहा है? हूँ मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ कि तुम मुझे ना बोलेगी। तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ। अभी तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। तुझसे भीख ना मंगवाई तो मैं भी क्लेश सिंघानिया नहीं। फना डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सब की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। तभी चंपा ने क्लैश की तरफ देखते हुए कहा, वह सही बोल रही है क्लैश सिंघानिया जी, उसे रहने दीजिए। मैं आपको खुश कर देती हूँ। वह यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक सर्वर करने का काम करती है। आपको सर्विस देना हमारा काम है। चंपा की यह बात सुनकर जो शख्स चंपा के साथ बैठा था, उसने गुस्से में खींचकर चंपा को थप्पड़ मार दिया और बोला, लेकिन तुम लोग हमारी प्रॉपर्टी हो। हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। चुपचाप तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पर रखा है वह करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए वह चंपा के बाल पकड़कर खींच देता है, जिसे चंपा की चीख निकल जाती है। वह निराशा से फना को देखती है। वह मन ही मन बोली, आप लोग जानते भी नहीं है कि आप किसके साथ बदसलूकी एम कर रहे हैं। आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चंपा ने दोबारा से डरते हुए कहा, प्लीज समझने की कोशिश करिए, उसे जाने दीजिए, वरना आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यह सुनकर क्लैश सिंघानिया और उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। यह पिद्दी 2 कौड़ी की बार गर्ल हमारा क्या उखाड़ लेगी। इसे तो उसकी औकात मैं आज याद दिलाकर ही रहूंगा। जिस आदमी की वह औरत है, वह उसे छूने भी नहीं देता किसी को। बार में मौजूद कोई भी शख्स उसे आंख उठाकर नहीं देखता है। सुनकर क्लैश सिंघानिया चंपा से बोला, तब तो और मजा आएगा। थोड़े मजा आज हमारे साथ भी कर लेगी तो क्या हो जाएगा। हम लोग सिर्फ 2-2 राउंड लगाएंगे इसके साथ। फना ने गुस्से से कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि। तभी क्लेश सिंघानिया ने खींचकर फना को थप्पड़ मार दिया। फना का चेहरा एक तरफ झुक गया। वह पहले से ही कमजोर थी। तुम 2 कौड़ी की बार गर्ल मुझे धमकी दे रही हो? तुम क्लैश सिंघानिया को रोकोगी? इतनी हिम्मत है? मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत लूटना क्या होता है। तुम मुझे मना करोगी। ऐसा बोलते हुए क्लेश सिंघानिया फना के ऊपर झपट पड़ता है और वह जबरदस्ती उसकी गर्दन पर काटने लगता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगी। फना वहां पर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी।
लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। वहां पर मौजूद जो लड़कियां बाकी लड़कों को सेड्यूस कर रही थीं, वह कमरे से बाहर भाग गई और वहां पर जो 5 लड़के थे, फना को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, सही कहा तुमने, ये ताजा ताजा माल बहुत ज्यादा उड़ रहा है, इसे इसकी औकात दिखानी होगी। फना सभी को देखकर डर जाती है और रूम का दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। ये देखकर फना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह जोर जोर से रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फना जल्दी से क्लैश को खुद के ऊपर से धक्का देती है और दरवाजे की तरह भाग जाती है, और जैसे ही वह दरवाजे को पकड़ी, उसे पहले ही किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़े और उसे जमीन पर घसीट लिया। आहा! मम्मा! वहीं फना दर्द से चीखने लगी और उसके पैर में चोट लग गई। उसमें से दूसरे आदमी ने फना के कपड़े को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। आहा! प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। फना का सर घूमने लगा था। फना जोर जोर से रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। तभी दूसरे आदमी ने फना के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा। फिर हमें जो चाहिए खुशी खुशी दे दो, तुम्हें कम तकलीफ होगी, वरना अगर हमने तुम्हारे साथ फोर्स यूज की तो तुम्हें ही तकलीफ होगी और वह तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वही क्लेश सिंघानिया जैसे ही फना के होठों को चूमने वाला था, फना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज जाने दीजिए मुझे यहाँ से, वरना अगर उन्हें पता चल गया कि आपने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, तो वह आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्लेश सिंघानिया जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम अभी भी मुझे मना करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें बहुत हिम्मत है, एक बार गर्ल होकर इतनी ज्यादा घमंड है तुम में। वही क्लेश के दोस्तों ने कहा, क्लेश जल्दी जल्दी करना यार, उसके बाद हमारी भी मन है, हमें भी तो मजे लेने हैं। अब तू ही करता रहेगा क्या? इस पर क्लेश ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों के पास बंदियां है ना, कहाँ गई? जो करना है उनके साथ करो। इसके साथ तो सिर्फ मैं मजे लूंगा और इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगा। वही फना को अब क्लेश से डर लग रहा था, क्योंकि विक्रम यहाँ पर नहीं था। अचानक से विक्रम न जाने कहाँ गायब हो गया था। विक्रम ने तो कल उसको मैसेज भी नहीं किया था आने के लिए। फना को लग रहा था कि आज शायद वाकई में उसके साथ दोबारा से जबरदस्ती होने वाली है, इसलिए वह फूट फूट कर रोते हुए अपने हाथ जोड़ लेती है। वह क्लेश से बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी। इस पर क्लेश ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, सारी अकड़ और घमंड चूर चूर हो गया? लेकिन तुमने बहुत देर कर दी माफी मांगने में, तुम्हें जाने नहीं दे सकता, और तुम्हारा यह कोमल सा बदन मुझे रिंझा रहा है, तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा बोलते हुए क्लैश ने फना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी पैंट पर रखते हुए बोला, देख सकती हो तुम, इसे खुश करो, इसे खुश करोगी तभी यहां से जाने को मिलेगा। फना अपने हाथ को पीछे ले लेना चाहती थी, लेकिन क्लेश ने उसके हाथ को बहुत कस कर पकड़ हुआ था। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह एक मजबूर लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी खुद को बचाने के लिए। दरवाजा उन लोगों ने बंद कर दिया था। इधर मैनेजर के होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। बहुत अकड़ है ना तुम में, आज सारी की सारी चूर चूर हो जाएगी और मुझसे पंगा लेना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा, तुम ये सोच भी नहीं सकती। तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोलते हुए मैनेजर हंसने लगता है और ड्रिंक करता है। इधर फना के कपड़ों को रिमूव करने लगा था। क्लैश के हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे और उसको थर थर कांपते हुए देखकर वह फना की आंखों में देखता है और नशे में वह इतना ज्यादा मदहोश हो जाता है कि वह फना को अपने नीचे दबा लेता है। इस ठंडे फर्श पर फना की गर्दन पर काटने लगता है। वही क्लैश के सभी दोस्त क्लेश से बोले, क्लेश जल्दी करो तुम, कितना टाइम लगाओगे यार, हमें भी करना है। तुम क्या अकेले इस काली के मजे लोगे? इस पर क्लेश ने गुस्से से कहा, तुम लोग जाकर बाहर किसी को पकड़ लो, आज तो उसके साथ सिर्फ मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन क्लेश के दोस्त नहीं मानते हैं। फना अपने नाजुक हाथों को आगे बढ़ाकर वापस से क्लेश को धक्का देती है।
क्योंकि वह नशे में था, इसलिए दोबारा लुढ़क जाता है और वह रेंगते हुए वहां से भागने की दोबारा कोशिश करती है कि आखिरी बार क्या पता वह बच जाए। लेकिन दूसरे ही पल क्लेश का दोस्त उसके पैर पकड़ लेता है। वह लोग उसके दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं, जिससे फना को बहुत तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। वह अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करती है तो क्लैश के बाकी के दो दोस्त उसके हाथ भी पकड़ लेते हैं और उसे जमीन से लगा देते हैं। इस वक्त फना हार गई थी और खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वह खुद के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकती। तभी क्लेश फना के पास आया और उसे खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम भागना चाहती हो? पहले तो सिर्फ मैं ही करने वाला था तुम्हारे साथ, लेकिन अब मेरे दोस्तों का भी पूरा योगदान होगा इसमें। वह लोग जबरदस्ती फना के मुंह में ड्रिंक की बोतल लगा देते हैं और उसे ड्रिंक करने के लिए मजबूर करते हैं। फना को उल्टी आने लग जाती है। उसके मुंह में जैसे जैसे ड्रिंक जा रही थी, फना अपने होश खो रही थी। फना अब रोक भी नहीं पा रही थी। वही क्लेश उसके पैरों के बीच में जैसे ही हाथ रखता है, फना कांप सी जाती है। वह अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोली, प्लीज जाने दो, मत छुओ मुझे। क्लेश फना के कपड़े फाड़ देता है, जिससे फना के शोल्डर नजर आने लगते हैं। इधर फना को ऐसे देखकर क्लैश के दोस्त हंस रहे थे और उनकी आंखों में भी वासना थी और होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान। फना सारी उम्मीदें खो बैठी थी। क्लैश उसके ऊपर झुक गया था और वह उसके होठों को ना चूमते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और वहां पर जोर से बाइट करता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुनकर क्लैश को सुकून मिलता है। क्लैश ने जब देखा कि फना डीली पड़ गई है, तो वह उसके कपड़े रिमूव करने लगता है। जिस हालत में वह उसे देखता है, मानो जैसे पागल हो जाता है। फना के शरीर पर कई निशान पहले से ही थे, जिन्हें देखकर वह बोला, इसका मतलब है कि तुम किसी और का भी बिस्तर गर्म करती हो और मेरे साथ करने में इतने नखरे दिखा रही थी। वाकई में तुम बार गर्ल कुछ ज्यादा ही खुद को होशियार समझती हो। पर तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी औकात तो सिर्फ हमारे बिस्तर तक है। फना के कानों में कह गए गूंज रहे थे, तुम किसी की रखैल हो। क्लेश ने ऐसा कहते हुए फना के गाल पर खींचकर थप्पड़ मार दिया और उसके होठों को मसलते हुए बोला, इसी के दम पर तुम मुझे अकड़ दिखा रही थी। इधर फना बेहोशी की हालत में पहुंच गई और वह अभी भी अपनी धीमी आवाज में बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो। दूसरे ही पल रूम का दरवाजा धड़ाम से टूटकर जमीन पर गिर गया। धम्म। क्लैश, जो फना के कपड़ों को रिमूव कर रहा था, उसने उसे तरफ देखा और सामने एक शख्स खड़ा था, जिसकी आंखें से गुस्से से खून निकल रही थी। उसकी नजर तो क्लेश के हाथ पर पड़ी। उसकी तीखी और खुखार नजरें फिर क्लेश के दोस्तों पर गई, जिन्होंने फना के पैरों को और उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। फना को क्लेश के दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया था। क्लेश उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया और उसकी आवाज से सभी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। क्लैश, जो फना के कपड़े रिमूव कर रहा था, उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो एक शख्स खड़ा था, जिसका ऑरा इतना डरावना था कि क्लैश के हाथ फना से झटके में दूर हो गए। उसने उस शख्स को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो शख्स दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जैसे वह सभी को मानो तहस-नहस कर देगा। उस शख्स की नजर तो क्लैश के हाथ पर थी और उसके पीछे जैसे ही उसके दोस्तों पर गई। कुछ पल के लिए तो क्लैश के दोस्त भी ठिठक से गए, जिन्होंने फना के पैरों और उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। अब उनको पसीना आने लगा। सामने खड़े शख्स की आंखों को देखते ही क्लैश ने दरवाजे पर खड़े शख्स को देखते हुए जल्दी से हकलाते हुए कहा, मिस्टर किंग, विक्रम भारद्वाज। विक्रम ने अपने कदम अंदर रखे और चलकर क्लेश की तरफ आने लगा। वही क्लेश के तो हाथ अपने आप फना से दूर होते चले गए। अभी तक जो क्लेश नशे में था और उसका घमंड उसके सर पर चढ़ गया था, वह एकदम से उतर गया और डर के पीछे होने लगा। क्लेश अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने विक्रम को देखते हुए कहा, किंग आप यहाँ। तभी विक्रम का आदमी विक्रांत और उसके आदमी अंदर आए। उन्होंने क्लैश के दोस्तों को पकड़ लिया। विक्रम फना का
की तरफ आया और नीचे बैठकर उसके बेजान चेहरे को देखने लगा। कुछ देर तक तो विक्रम फना को ऐसे ही देखता रहा। वही क्लैश की तो मानो जैसे सांस ही रुक गई थी। वह थर थर कांप रहा था। वह समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जरूर मिस्टर किंग का इस लड़की के साथ कोई तो रिलेशन है। विक्रम ने फना के गाल को छुआ। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने होश में नहीं थी। उसने इतना ड्रिंक कर रखा था, लेकिन उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। वहां पर काटने का निशान देखकर तो मानो जैसे विक्रम की आंखों से ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखें भर गई थीं और वो अब कांप रहा था। विक्रम ने फना के फटे हुए कपड़े देखे और अपनी मुट्ठियों को गुस्से में कसकर बंद कर लेता है। विक्रम ने अपना कोट रिमूव किया और फना के ऊपर डाल दिया। उसके बाद वह फना के हाथों को देखता है। फना के गाल पर उसने उंगलियों के निशान देखे। क्लैश ने वहां से भागने की कोशिश की। तभी विक्रम गुस्से में खड़ा हो गया। उसने एकदम से क्लैश के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए दीवार की तरफ लेकर गया और उसका सर दीवार पर एक के बाद एक दे मारा, जिससे क्लैश चिल्लाने लगा। उसके सर से खून बहने लगा। उसका पूरा फेस खून से भर गया था। विक्रम अभी यहीं पर नहीं रुका। उसने क्लैश के हाथ को पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया, जिससे हड्डी टूटने की आवाज हुई। क्लैश का हाथ ढीला सा पड़ गया। क्लैश जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह जमीन पर गिर गया। विक्रम ने उसके पैरों के बीच में जोर जोर से किक मारी। क्लैश दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा था। वही क्लैश के दोस्तों की आत्मा उनके शरीर से निकल गई थी। वह घुटनों के बल पर बैठकर अपने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। वही क्लैश के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से फना डर कर अपने होश में आ जाती है। वह उठने की हालत में तो नहीं थी, लेकिन अपनी आंखें घुमाकर देखती है। उसे बहुत धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, पर दिखाई दे रहा था कि कोई इंसान जमीन पर पड़ा है और दूसरा इंसान उसके पैरों के बीच में जोर जोर से मार रहा है। उस आदमी की पेंट से खून निकल रहा है। फना धीरे से अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश करती है तो उसे दिखाई देता है विक्रम का चेहरा, जो क्लैश को मार रहा था। यह देखकर फना फूट फूट कर रोने लगती है और उसके होंठ कांपने लगे। फना सिसकने लगी। उसने देखा कि क्लैश के दोस्त भी घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं, अपने हाथ जोड़कर विक्रम से लगातार माफी मांग रहे हैं। विक्रम ने विक्रांत को इशारा किया। विक्रम का इशारा पाते ही विक्रांत ने क्लैश के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। वह उनके हाथ तोड़ रहा था और उनके बाल उखाड़ रहा था। वह लोग दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गिड़गड़ा रहे थे। लेकिन विक्रांत को तो सिर्फ अपने बॉस के आर्डर फॉलो करने थे। वह इतना हार्टलेस था कि अगर विक्रम उनकी जान लेने को बोलता तो वह भी ले लेता। लेकिन यहाँ पर जान तो लेनी थी, लेकिन तड़पा तड़पा कर लेनी थी। वह अपने बॉस की आंखों के इशारों से ही समझ गया था। वही विक्रांत ने क्लैश के दोस्त की उंगलियों को देखा और फिर एक एक कर उसकी उंगलियां दूसरी तरफ करके तोड़ने लगा, जिससे पूरे कमरे में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। वही विक्रम ने क्लैश के पैरों के बीच में मारना बंद नहीं किया, जब तक कि क्लैश बेहोशी की कगार पर नहीं पहुंच गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इस पर भी विक्रम रुका नहीं। उसने क्लैश के पैर को पकड़ लिया और फिर उसे घसीटकर रूम में लगे मिरर की तरफ लेकर गया और उसके ऊपर क्लैश को उठाकर फेंक दिया, जिससे कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह क्लैश के चेहरे में धंस गए। विक्रम ने क्लैश के सीने पर अपना जूता रखा, जिससे क्लैश खून की उल्टियां करने लगा। फना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि उससे यह देखा नहीं जा रहा था। विक्रम अपने पैरों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने कांच के बड़े से टुकड़े को उठाकर क्लैश की गर्दन पर रखते हुए सर्द आवाज में कहा, मेरी औरत को छुएगा, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जिस पर मैं किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता हूं, उसे यहाँ पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देखता। तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसका मतलब जानता है तू? विक्रम ने अपनी डरावनी आवाज में कहा। क्लैश ने अपने हाथ जोड़ने की कोशिश की। तभी विक्रम ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने उसे। तूने अपने दांतों से उसकी गर्दन पर काटा।
ऐसा बोलते हुए विक्रम ने विक्रांत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विक्रांत विक्रम का इशारा समझ गया था, इसलिए उसने उसके हाथ में स्क्रू दे दिया। वही विक्रम के दो आदमी आकर क्लैश को दबोच लेते हैं और जबरदस्ती क्लैश का मुंह खोल देते हैं। विक्रम क्लैश के आगे के दो दांत निकाल देता है, जिससे वह दर्द से तड़प कर ढीला पड़ जाता है। इसका हाथ तो पहले ही विक्रम ने तोड़ दिया था। विक्रम क्लैश के हाथ को पकड़ता है और उसका सर जमीन से रगड़ते हुए उसके हाथ को और जोर से खींचता है। फिर उसके सर पर अपना पैर रखकर उसके हाथ को जोर से पीछे से मरोड़कर कट की आवाज से बिल्कुल अलग कर देता है। ये नजारा देखकर तो फना की मानो रूह कांप जाती है। उसने विक्रम का यह भयानक रूप पहली बार देखा था। फना के मुंह से तो चीख भी नहीं निकल पाई। इतना ज्यादा डर गई थी वह विक्रम से। विक्रम अभी यहीं पर नहीं रुका। उसने क्लैश के होठों को सिगरेट से जालना शुरू कर दिया। क्लैश तो मानो पहले ही मौत के मुंह में पहुंच गया था। उसकी बॉडी के हर हिस्से से खून निकल रहा था। विक्रम ने उसके दांत भी निकाल दिए थे दो, जिससे खून ही खून हो गया था उसके मुंह में भी। विक्रम ने कांच के टुकड़ों से उसकी गर्दन पर भी कट लगाए थे। तुझे लव बाइट का बहुत शौक है ना? कैसा रहेगा कि अगर